हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी इस टॉपिक की डिस्कशन को। हम लोग कास्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे और हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में कुछ टर्म्स के बारे में हमने डिस्कशन करी थी। लाइक प्योरिटी इन पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉमनसैलिटी क्या होता है, एंडोगैमी क्या होता है, और दो प्रकार के स्टेटस के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर वाइंड अप कर दिया था। दो प्रकार के स्टेटस के बारे में आपको बताया था, एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड जो आपके साथ मतलब आपके जन्म के टाइम पर आपके साथ थोपा गया था, जो आपका फिक्स होता है, मतलब वो आप चेंज कर नहीं सकते हो। जैसे आपकी रेस है, आपकी एथनिसिटी है, आपका जेंडर है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपके कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी उम्र, आपकी आयु, आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज थोड़ी ना कर सकते हो। तो ये होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस। और कुछ होते हैं जो स्टेटस हम जीवन में कमाते हैं, उनको हम बोलते हैं अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। देखो, जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि वर्ना सिस्टम के अंदर जो प्योर कास्ट जो माना जाता है वो माना जाता है ब्राह्मण्स को और उसके साथ क्षत्रियास को। इनको कंसिडर करा जाता है सोसाइटी में अंडर वर्ना सिस्टम, अंडर कास्ट सिस्टम, अंडर कास्ट हियरार्की एज प्योर कास्ट। देखो, कई लोग ये मानते हैं कि वैश्यस को भी हम क्या यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं प्योर कास्ट में। कर सकते हो, लेकिन प्योर कास्ट वैसे जो टर्म है वो इन्हीं के लिए माना गया है विद रिस्पेक्ट टू कि वैश्यस जो हैं, जैसे आज अब वैश्यस को आपको देखने को मिलते हैं आजकल के, जैसे जो बनियाज हैं, ठीक है, जो मर्चेंट्स और जो ट्रेडर क्लास है, तो उनके ऊपर जो ये वर्ना सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट, वो उनके ऊपर थोड़ा सा साइलेंट है। कि मतलब अगर हम वैश्यस को कोट करें तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं हाँ ठीक है वो प्योर कास्ट हैं, लेकिन उनको पॉल्यूटेड कैसे भी करके नहीं बोला जाता। ये वाली चीज़ याद रखना, अगर वो मतलब प्योर कास्ट की कैटेगरी में नहीं आ रही है तो वो पॉल्यूटेड भी नहीं होती हैं। लेकिन जो प्योर कास्ट की कैटेगरी में आती हैं फिक्स तरीके से, दे आर ब्राह्मण्स, एंड अलॉन्ग विद ब्राह्मण क्षत्रिय भी आते हैं। इस चीज़ को लेकर कोई डाउट नहीं है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट जो सोशियोलॉजिस्ट का जो ग्रुप है वो डिवाइडेड है इस चीज़ को लेकर के वैश्यस को कहाँ पुट करना है। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट उनको मतलब बोलते हैं कि इसके ऊपर ये प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट से बाहर हैं। लेकिन कुछ सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि दे आर प्योर कास्ट, लेकिन वो कैसे भी करके पॉल्यूटेड कास्ट की कैटेगरी में रखा गया उनको किसी भी सोशियोलॉजिस्ट ने, तो ऐसा नहीं है। तो पॉल्यूटेड कास्ट है कौन? फिर जब शूद्र की बात होती है तो उनको कंसिडर करा जाता है एज पॉल्यूटेड कास्ट। अब ये जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके इंडियन सोसाइटी के अंदर तीन मेजर साइंस देखे जाते हैं। मतलब हाउ कैन वी डिफाइन दिस प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट, ये तीन बेसिक फंडे के ऊपर आप इसको डिफाइन कर सकते हो। थ्री बेसिक साइंस जो कि प्योरिटी से रिलेटेड है, सिंबल्स। एक है वेजिटेरियनिज्म। प्योर कास्ट उनको माना जाता है जिनकी फूड प्रेफरेंस जो होगी वो वेजिटेरियनिज्म की तरफ होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट होता है भारत के समाज के अंदर, ये थोड़ा सा धुंधला इसलिए हो गया है और इसको हमें इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आप पहला फैक्टर ही देख लो, पहला साइन ही देख लो प्योरिटी का, वेजिटेरियनिज्म। ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण प्योर वेजिटेरियन हैं आज के ज़माने में। कि जो शर्मा होते हैं, मिश्रा होते हैं, दुबे होते हैं, आपने आसपास अपने दोस्तों को कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर लोगों को देखा होगा ऐसे सरनेम के साथ, मिश्रा, शर्मा, दुबे। ये लोग नहीं खाते क्या नॉनवेज? ये लोग अंडा नहीं खाते, अंडे वाला केक नहीं खाते हैं क्या? ये लोग मांसाहारी नहीं है क्या? सारे के सारे मतलब प्याज लहसुन को छोड़कर, नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़कर सिर्फ क्या शाकाहारी भोजन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं रह गया है। अब लोग जो हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कैसे भी हो, वो मांस खा लेते हैं। ठीक है, सारे नहीं खाते, लेकिन अब मतलब जिनके लिए ये चीज़ थी कि वो उनको वेजिटेरियन होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, तो वो भी कंज्यूम कर लेते हैं नॉनवेज। क्षत्रिय जो हैं ये भी कर लेते हैं, ये तो ब्राह्मण से ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, क्षत्रिय मतलब वॉरियर क्लास। तो अगर आप ये पंजाबीज़ को देखो, राजपूत्स को देखो, ये सारे क्षत्रिय क्लास हैं। तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा तादाद के लोग आपको देखने को मिलेंगे कि वो नॉन वेज, अगर नॉन वेज नहीं भी कर रहे हैं कंज्यूम, वो तो अंडा वगैरह तो उसका सेवन तो वो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो पहला रूल तो यहीं पर हमारा वॉयलेट हो गया। जैसे अगर हम प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के बेसिस पर अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं, वैसे तो हम यहाँ पर सिर्फ तीन साइंस को समझ रहे हैं कि प्योरिटी के साथ क्या साइन जुड़े हुए हैं।
तो पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था अंडर कास्ट सिस्टम एंड वर्णा सिस्टम कि जिनको प्योर कास्ट कंसिडर करा जा रहा है लाइक ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, वो एकदम शुद्ध शाकाहारी होंगे। वो मांस मच्छी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो नॉन वेजिटेरियन जो फूड है, अंडा वगैरह भी, इसको बिल्कुल दूर रखेंगे अपने आप से, इससे परे रहेंगे, इसको टच भी नहीं करेंगे। दूसरा सिंबल है प्योरिटी का, डैट इज टी टोटलिज्म। ये आपके सामने एक वर्ड आ रहा है। अब हर चीज़ का डिक्शनरी मीनिंग समझना जो आपको नहीं पता वो ज़रूरी इसलिए हो जाता है। अब जैसे टी टोटलिज्म है, आप इसको एक बार के लिए देखोगे तो आपको लगेगा दांतों से जुड़ी हुई कोई चीज़ होगी। दांतों से जुड़ी हुई कोई भी ये चीज़ नहीं है दोस्तों। टी टोटलिज्म का मतलब ऐसा है कि आपको ये जो शब्द है ना, ये पढ़कर तो अंदाज़ा लग भी नहीं सकता कि इसका मीनिंग क्या होगा। हमें एक झलक में लग सकता है कि ये कुछ दांतों से जुड़ा हुआ कुछ वर्ड हमें लग रहा है, जैसे टीथ हो। ये टीथ वीथ कुछ नहीं है। ये है क्या? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर आप एक तो कंप्लीट तरीके से, ध्यान से समझना इसको, इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट, आप कंप्लीट तरीके से एकदम बिल्कुल ना कर दोगे। कंप्लीट होने के साथ साथ आप ये इच्छा से ना कर रहे हो, कंप्लीट तरीके से ना कर रहे हो कि मैं कसम खाता हूं या कसम खाती हूं कि मैं बिल्कुल इस चीज़ के प्रति एब्सिस्टेंस जो है वो मेंटेन करूंगा या वो मेंटेन करूंगी। एब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इसकी तरफ देखना भी नहीं, इसको छूना भी नहीं, इसका सेवन करना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है शराब की, एल्कोहलिक ड्रिंक्स की। कि पर्सन ये बोलता है जो कि टी टोटलिज्म को फॉलो करते हैं जो लोग, मतलब टी टोटलिज्म का वैसे मतलब ही यही है, ऐसा पर्सन जिसने ये कसम खा रखी है उसकी अंतरात्मा ने कि उसको मदिरा का, शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स का। ठीक है? तो जो ये जो टी टोटलिज्म तो एक आइडियोलॉजी हो गई, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो जैसे मतलब मान लो कि अगर मैंने अपने आप से बोल रखा है कि जीवन में कुछ भी हो जाए मैं शराब नहीं पी सकता, कितनी भी सर्दी पड़े, कोई बोले कि यार रम पी लो थोड़ी सी, या फिर कोविड के टाइम पर आपने जैसे सुना होगा कि बहुत सारे लोग जैसे ये बोलते थे कोविड के टाइम पर कि अपनी बॉडी के अंदर गर्माहट रखो, आपको चाय पीनी चाहिए, कॉफ़ी पीनी चाहिए, रम पीनी चाहिए, शराब पीनी चाहिए, कि उससे जो है कोरोना वायरस नहीं होगा। लोगों ने बहुत, मतलब घर घर में आपको कोविड-19 के टाइम पर एक डॉक्टर मिलेंगे जो कि अपना ज्ञान देते थे कि गर्म पानी के अंदर हल्दी और नमक के गरारे करो और गर्म चीज़ें पियो, बॉडी को गर्म रखो तो ये वायरस नहीं फैलेगा आपकी बॉडी के अंदर। तो उसमें एक चीज़ ये भी निकल कर आई थी कि घर के लोगों को रम पिलानी चाहिए क्योंकि वो आपकी बॉडी को गर्माहट देती है। तो यहाँ पर अगर आप ये कसम खा लेते हो कि कुछ भी हो जाए भाई, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैंने शराब का, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आप टी टोटलर हो। ठीक है? आइडियोलॉजी है टी टोटलिज्म, लेकिन आप कहलाओगे टी टोटलर। ठीक है? अब यहाँ पर ये जो टी टोटलिज्म है, इंसान इसको अपनाता क्यों है? मतलब वाई दिस कॉन्सेप्ट इज देयर। अब ये तो देखो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ पर कंसर्न्ड है अपनी हेल्थ के बारे में। दूसरी चीज़, हेल्थ से भी ज़्यादा बड़ी चीज़, कुछ लोग टी टोटलर क्यों होते हैं? जैसे मेरे से कोई बोले कि शराब पिया करो डेली, बियर पिया करो, चेहरे पे ग्लो आता है। ऐसा बोला जाता है कि बियर पीने से चेहरे पे ग्लो आता है। बियर पीने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको जैसे अगर पथरी की दिक्कत है, अगर आपके स्टोन्स हैं, तो कहते हैं कि जो बियर पीते हैं उनको कभी पथरी की दिक्कत नहीं होती है। और अगर पथरी है भी तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आपको बियर पीनी चाहिए क्योंकि वो आपकी पथरी जो होती है, जो पेट में जो स्टोन्स होते हैं आपके, तो वो उनको निकाल देते हैं। मतलब बियर उसको वो कर देती है, उसका चूरा बनाकर आपके वो पूरे डिज़ोल्व हो जाएंगे और यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है? क्योंकि पथरी का दर्द लोगों को बहुत गज़ब का होता है। तो जो लोग, अब तो लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह आ गए हैं उसके लिए, तो लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह जैसे करवाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, अफोर्ड नहीं करवा सकते हैं, तो डॉक्टर्स उनको ये बोलते हैं कि भाई साहब आप फिर ना डेली एक जो बियर का जो एक पाइंड होता है, बियर का पाइंड का मतलब ये होता है कि
आप बड़ी वाली बॉटल शराब की ना पी के एक छोटी वाली बॉटल पी रहे हो, तो आप इतना पी लो। और कई लोग जो जैसे स्किन पे ग्लो की बात करते हैं, तो बियर पीने से स्किन पे ग्लो भी आता है। मतलब अल्कोहल के फ़ायदे होते हैं। जैसे रेड वाइन औरतों के लिए रिकमेंड करी जाती है कि रेड वाइन औरतों को पीनी चाहिए। वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मतलब मर्द भी पी सकते हैं, लेकिन रेड वाइन का जो असर होता है वो लिवर वगैरह पे थोड़ा सा कम पड़ता है, लिवर किडनी पे। तो वो औरतों के लिए रिकमेंडेड होती है कि अगर औरतों को शराब का सेवन करना है तो उनको रेड वाइन पीनी चाहिए, विच इज़ गुड फॉर देयर हार्ट, ठीक है। लेकिन अगर पर्सनली जैसे मान लो कि मुझे ये सब कोई फ़ायदे बताए कि यार चेहरे पे तुम्हारे ग्लो आएगा, तुमसे लोग इम्प्रेस होंगे, तुम्हें बहुत हैंडसम समझेंगे, तुम्हें फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ेगी, तो बियर पिया करो। और पथरी है तो बियर पिया करो। अगर हार्ट को मजबूत रखना है, अच्छा रखना है, उसकी पंपिंग अच्छी है, तो रेड वाइन पिया करो। तो मुझे जो चीज़ ये काम करने से रोकेगी, और बहुत सारे टी टोटलर को ये वाले काम जो करने से रोकती है, वो है उनका रिलीजियस नेचर। वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो बजरंग बली का सेवक हूँ, मैं शनिदेव की पूजा करता हूँ, या फिर मेरे जो ईस्ट है, मेरे को नाम जाप करने होते हैं, पूजा करनी होती है, हनुमान चालीसा पढ़नी होती है, रोज़ मंदिर जाना होता है, मैं ये हरकतें नहीं कर सकता या मैं ये हरकतें नहीं कर सकती। तो कुछ लोग जो टी टोटलिज्म को फॉलो करते हैं वो रिलीजियस पर्पस की वजह से भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक फैक्टर निकल कर आता है कि कुछ लोगों के कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं। अब पर्सनल रीजंस मतलब हम ऐसा लिख देते हैं, रीज़न ना कह के इसको लिख देते हैं पर्सनल चॉइस। कि उनको ये लगता है कि अगर कोई ड्रिंक लेनी ही है तो क्यों ना हम कोई नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक ले लें, हम कोई नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक को प्रेफर कर लें। ज़रूरी थोड़ी ना किसी महफिल में जाकर अगर हम कुछ खा रहे हैं तो मूंगफली के साथ, चिप्स के साथ हमारी कोई एक शराबी रखी होनी चाहिए। तो हम कोई लाइट बेवरेजेस भी तो ले सकते हैं, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स या जो बेवरेजेस होते हैं। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स में आपका जैसे पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, या अगर आप फ्रूट बियर पी रहे हो तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा आप बेवरेजेस कंज्यूम कर सकते हो, चाय और कॉफ़ी, ठीक है, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये सब। तो अगर आप टोटल तरीके से, कंप्लीट तरीके से और वॉलंटरी तरीके से, मतलब ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, आपको कोई मतलब डर नहीं है, जैसे कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि यार तुम्हें पाप लगेगा और ऊपर वाला सब देख रहा है और घर में गलत माहौल होता है। तो ये तो हो गया एक इंसान को टॉर्चर करके बोला जा रहा है कि तुम शराब मत पियो या फिर शराब का सेवन छोड़ दो। पर्सन जब अपनी इच्छा अनुसार ये डिसाइड कर ले कि भाई कुछ भी हो जाए मैंने शराब का सेवन नहीं करना है, कंप्लीट तरीके से मैंने इससे एब्स्टिनेंस मेंटेन करनी है, और कंप्लीट के अलावा वॉलंटरी तरीके से, यानी कि मेरे मन के अंदर वो इच्छा है कि मुझे पीना ही नहीं है, तो उसको कहा जाता है कि ये जो पर्सन होते हैं दे आर टी टोटलर्स, ठीक है। टी टोटलर्स को, ये जो टी टोटलर्स हैं जो शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उनको कैसे भी फ़ायदे बता ले, बहला ले, फुसला ले, और वो किसी भी महफिल में बैठे हो, कुछ भी हो, तो वो नहीं करेंगे। उन टी टोटलर्स को कभी कभार दो नामों से और बुलाया जाता है। इनको कहा जाता है डैट दे आर ड्राई पीपल, ये रूखे सूखे रहते हैं, या फिर इनके लिए टर्म यूज़ करा जाता है वेगन पीपल। कि किसी की ओकेशन हो, कुछ भी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई दोस्त कसम चढ़ा दे, कुछ भी हो जाए, बट ये चीज़ इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो वन ऑफ द जो फैक्टर होता है, जो हमने ये जो पढ़े सारे के सारे फैक्टर्स, वैसे हेल्थ के पर्पज़ से पर्सन इसका सेवन नहीं करेगा, रिलीजियस पर्पज़ से, पर्सनल चॉइस है लोगों की, लोगों को लगता है भाई शराब ही थोड़ी ना सब कुछ है, हम कोई लाइट ड्रिंक्स भी तो ले सकते हैं, जैसे पेप्सी वगैरह ले ली, ये जो मोहितो होता है ये पी लिया हमने, नींबू पानी बना लिया, कुछ भी जो पर्सन को ठीक लगता है, लेकिन उनको लगता है शराब तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर चाय या फिर कॉफ़ी। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये सारे फैक्टर्स एक पर्सन के लिए मोटिवेशंस होते हैं कि वो टी टोटलर्स क्यों हैं, उन्होंने टी टोटलिज्म को क्यों अडॉप्ट कर रखा है। ये सारी जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर, ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर है एक पर्सन के लिए,
ठीक है। और आप ऐसे किसी पर्सन को भी टी टोटलर कह सकते हो। यहाँ पर अगर मैं थोड़े से इस वाले पॉइंट के ऊपर एम्फोसाइज करूँ, रिलीजन वाले पॉइंट के ऊपर, तो कुछ लोगों की जो ये रिलीजियस बिलीफ्स होती हैं कि अगर उन्होंने धर्म ग्रंथों की किताबें वगैरह पढ़ रखी हैं और उनको ये लगता है कि यार मतलब वो इतने रिलीजियस नहीं है लेकिन उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स वगैरह ये पढ़ रखी है और उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, जैसे इस्लाम की बुक के अंदर जो कुरान पाक है उसके अंदर ये वाली चीज़ मेंशन्ड है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाली चीज़ मेंशन्ड है, बाइबल के अंदर ये वाली चीज़ मेंशन्ड है। अगर मतलब कोई कुछ भी अगर ऐसा पढ़ रहा है, चाहे वो वेदास हो, चाहे वो पुराण हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, और कोई भी ऐसी बुक है, और उसके अंदर उनको ये पढ़कर ये लगता है कि नहीं यार वी फील क्लोज टू गॉड, तो हमें इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें अपनी और भी हरकतों के ऊपर, अपनी और भी एक्टिविटीज़ को और प्योरिटी के पाथ पर लेकर जाना चाहिए, तब भी पर्सन टी टोटलर बनने का डिसाइड कर सकता है या कर सकती है। ठीक है। तो 3 मेजर साइन में से हमने 2 साइन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ लिए, एक है वेजिटेरियनिज्म और दूसरा है टी टोटलिज्म। और उसके बाद एक मेजर साइन ये भी माना जाता है कि प्योर कास्ट उनको समझ जाएगा, जो कि ये देखो कितनी फनी चीज़ है, उन कास्ट को प्योर कास्ट कंसिडर करा जाएगा, ब्राह्मण और क्षत्रियों को, क्षत्रिय में से जो लोग हैं, हु मेंटेन टाइट रिस्ट्रिक्शंस, टाइट कंस्ट्रेंट्स ऑन विमेन, जो अपनी घर की औरतों को दबा कर रखें, उनको जकड़ कर रखें, उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को मेंटेन करके रखें, तो वो चीज़ मानी जाती है एक प्योरिटी का सिंबल। अब ऐसा क्यों? अभी हम पढ़ेंगे वैसे कि औरतों के ऊपर कंट्रोल सोसाइटी में किन किन चीज़ों से आता है, लेकिन ये टाइट कंट्रोल औरतों के ऊपर रखना ये प्योर कास्ट का सिंबल कैसे हो सकता है? इसका रीज़न ऐसा माना जाता है कि मान लो कि अगर सोसाइटी में, मतलब मैं इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से वाली बात आपको बता रहा हूँ, कि सोसाइटी में कोई अपर कास्ट की कोई एक लड़की है, अपर कास्ट की लड़की है, और यहाँ पर प्योरिटी जो है ना, प्योरिटी इन पॉल्यूशन, ये प्योरिटी ब्लड को लेकर भी है, तो उसके घर वाले ऐसा मानेंगे कि हमारा जो दर्जा है समाज में वो ऊंचा है और हमारा प्योर ब्लड है। तो यहाँ पर हमारे घर की लड़की की जो शादी है वो एक अपर कास्ट के लड़के के साथ ही होनी चाहिए, ताकि हमारी जो प्योर ब्लड को मेंटेन करने वाली जो परंपरा है ये चलती चली जाए। अगर हमारी डॉटर ने, ठीक है, किसी एक ऐसे मेल के साथ शादी करी कि जो डॉटर है ये है ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय, लेकिन इसका जो हस्बैंड है वो है शूद्र, वो है दलित, या वो है अनटचेबल, तो इनके शादी के संगम से आगे चलकर जो इनकी औलाद पैदा होगी, जो आगे चलकर जो जनरेशन पैदा होगी, तो यहाँ पर क्योंकि ये ऊंची कास्ट की लड़की थी, ब्राह्मण या क्षत्रिय थी, अपर कास्ट की लड़की थी, तो इनका था प्योर ब्लड, और पॉल्यूटेड कास्ट समझा जाता है इनको, शूद्र, दलित्स, अनटचेबल्स। और जब ये मेल लाइन जब होगी, एक औरत का जो हस्बैंड होगा, तो जो बच्चे होंगे ऑब्वियसली बात है वो मेल लाइन की सारी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, तो इनके जो जीन्स हैं, मतलब लड़के के परिवार वालों के जो जीन्स है, जो डीएनए, जब ये ऊंची कास्ट की लड़की के साथ मर्ज करेंगे, तो जो आगे चलकर जो जनरेशन पैदा होगी, जो औलाद पैदा होगी, उनके अंदर ये प्योर ब्लड नहीं होगा। इस वजह से ये माना जाता है कि अगर आप अपनी घर की औरतों के ऊपर टाइट कंस्ट्रेंट्स मेंटेन कर रहे हो तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो फिर दूसरों के साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, किसी को भी उठाकर नहीं ले आएगी। वो मतलब सोसाइटी में मेन डर ये है, प्योरिटी का एक वन ऑफ द सिंबल ये टाइट कंस्ट्रेंट्स ऑन वुमेन इसलिए है क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर अगर आप जैसे थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, स्पेशली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज की, कि लोग जो हैं अपने कास्ट स्टेटस को हमेशा बरकरार रखने के लिए नहीं चाहते थे कि हमारे घर की जो औरतें हैं, जो बच्ची हैं, जो लड़कियां हैं, वो ऐसे किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के प्यार में पड़ जाएं। और यहाँ पर ऐरा गहरे का मतलब ये है कि उसकी जो कास्ट है
वो लोअर कास्ट हो हमारी लड़की के कास्ट के कंपैरिजन में, हमारे खानदान के कंपैरिजन में वो अगर कम कास्ट, नीचे कास्ट की अगर कोई लड़का हुआ, तो फिर आगे वाली जो जनरेशन है वो प्योर ब्लड की ना रहकर इम्प्योर ब्लड की होगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर अगर कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय अगर लड़का है, कोई मेल है, तो क्या ये एक शूद्र लड़की से शादी कर सकता है? समाज को इससे कोई आपत्ति है? मतलब जो प्योर कास्ट का अगर एक लड़का है ब्राह्मण या क्षत्रिय, और वो पॉल्यूटेड कास्ट जिसको शूद्र, अनटचेबल्स, दलित्स, इनको ये जो समझा जाता है, तो क्या ऐसी किसी लड़की से शादी कर सकता है? क्या ये अलाउड है? तो जी हाँ, ये वाली चीज हंसी खुशी अलाउड है हमारे समाज के अंदर शुरू से, कि आप शूद्र लड़की लेकर आ जाओ। अब पता है दिक्कत क्यों नहीं है समाज को इस चीज़ से? समाज को दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि भारत की सोसाइटी के अंदर जो पेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ होती हैं, ज़्यादातर तो पेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ ही हैं, सब कुछ जो सरनेम, रीति रिवाज, परंपरा जो कैरी होगा वो मेल लाइन का कैरी होगा। तो यहाँ पर अगर कोई इम्प्योर कास्ट की, पॉल्यूटेड कास्ट की शूद्र लड़की अगर आ भी रही है एक ब्राह्मण परिवार में, एक क्षत्रिय परिवार में, तो जो आगे चलकर जो बच्चे होंगे वो बच्चे फिर भी प्योर ब्लड के ही माने जाएंगे। हाँ, कुछ लोग मतलब इसको हंसी खुशी स्वीकार नहीं करेंगे, उनका भी ये मानना रह सकता है कि यार हमारे लड़के का प्योर ब्लड और ये इम्प्योर ब्लड की एक लड़की लेकर आ रहा है, तो आगे वाली जनरेशन में जो प्योरिटी अभी तक हमारी ब्लड में थी वो नहीं रहेगी। कई लोग ये मान सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको स्वीकार हमेशा कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं, देखो एक तो शूद्र परिवार को कभी कोई दिक्कत होगी नहीं कि अगर उनकी लड़की की शादी ब्राह्मण परिवार या क्षत्रिय परिवार के अंदर हो रही है, क्योंकि उनका जो स्टेटस होगा वो बढ़ जाएगा उस चीज़ से। एटलीस्ट उनकी लड़की का स्टेटस तो बढ़ ही जाएगा, सरनेम वगैरह सब कुछ चेंज होने के बाद, कि अभी तक एक शूद्र परिवार की लड़की थी लेकिन अब ये ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार की लड़की हो गई है। और आगे चलकर जो बच्चे पैदा होंगे वो सारा सरनेम, रीति रिवाज, परंपरा वगैरह अपने फादर, अपने ग्रैंडफादर की लाइन का कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यानी कि जो फैमिली की जो आइडेंटिटी थी प्योर कास्ट की, अपर कास्ट की, वो मेंटेन रही, वरना हिरार्की में ये लोग ऊपर ही रहे, आगे वाली जनरेशन भी ऊपर रही। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर ब्राह्मण या क्षत्रिय कास्ट की जो लड़की है वो अपने लिए एक ऐसा वर ढूंढ रही है, या ढूंढ कर ले आई है, या फिर उसने शादी कर ली है, कैसे भी करके, चाहे कलेश हुई हो या फिर भग गई हो घर से, कैसे भी करके, प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसने एक शूद्र, दलित या अनटचेबल लड़का अपने लिए चुन लिया। यहाँ पर समाज को इससे बहुत आपत्ति होगी, यहाँ पर घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे ऐसी मैरिज को, क्योंकि उनको ये रहेगा कि यहाँ पर जो मेल लाइन का जो आगे चलकर जो पेट्रीलिनियल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, जो सरनेम वगैरह, रीति रिवाज, परंपरा जो फॉलो होंगे वो फादर लाइन या ग्रैंडफादर लाइन के फॉलो होंगे। लेकिन यहाँ पर जो फादर और ग्रैंडफादर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसे लड़के के थ्रू आ रहा है जो कि एक शूद्र है, दलित है या अनटचेबल है, तो वो इम्प्योर कास्ट है, वो पॉल्यूटेड कास्ट है। तो ये लड़की के जो बच्चे होंगे आगे चलकर, ये अभी तक शादी से पहले ब्राह्मण या क्षत्रिय थी, लेकिन आगे चलकर जो इसके जो बच्चे होंगे वो शूद्र, दलित या अनटचेबल बन जाएंगे। इसलिए औरतों के ऊपर बंदिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी, स्पेशली अगर किसी परिवार के लोगों को अपनी प्योरिटी, अपनी प्योर कास्ट के स्टेटस को, अपने वर्ण सिस्टम के अंदर हिरार्की को अगर मेंटेन करना था, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी से भी हमारी लड़की जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, या फिर हमारे घर की औरतें किसी के साथ भग जाएं, और आगे चलकर उसका परिणाम ये निकले कि वो अपने से नीचे कास्ट के या बिरादरी के लड़के को चुनकर ले आई है। लेकिन वहीं पर अगर रिवर्स हो कि लड़का अगर चुनकर ले आया है, वो प्योर कास्ट का है, अपर कास्ट का है, वर्ण सिस्टम में उसकी हिरार्की ऊपर आती है, चाहे वो क्षत्रिय का है, चाहे वो क्षत्रिय वर्ण का है या फिर ब्राह्मण वर्ण का है, लेकिन लड़की शूद्र चुनकर ले आए, तो ये शादी हो जाएगी आराम से। तो दिस इंडिकेट्स दैट a significant degree of ritual purity comes through domestic activities। मतलब ये सब डोमेस्टिक एक्टिविटी का पार्ट ही तो है कि आप मतलब घर पे अपनी औरतों को रख रहे हो, वेजिटेरियन फूड आपके घर पे बन रहा है, और आपके घर पर, आपके घर परिवार में कोई शराब का सेवन नहीं करता। तो ये जो प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, राइटर यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको ये बता रहा है कि ये जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सामाजिक लेवल पर तो बाद में प्रैक्टिस होता है, पहले ये घर परिवार से ही शुरू होता है।
क्योंकि वो घर परिवार में आपको बचपन से बताया जाएगा, बेटा किसी के साथ कहीं जाओ या कुछ वो दोस्तों की पार्टी हो, हमारे घर पे कभी कोई चिकन नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, फिश नहीं खाता, आपको बेटा ये सब नहीं खाना है, मना कर देना है, ठीक है, सोच समझ कर खाना, किसी के साथ शराब वगैरह मत पीना, हमारे घर में कभी किसी ने नहीं पी है, ठीक है। और हमेशा जैसे अब ये वाली चीज़ कोई बैठ कर नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी ये वाली चीज़ के औरतों के ऊपर टाइट कंट्रोल मेंटेन करके रखना, ये चीज़ आ कैसे जाती है एक जनरेशन के अंदर। सिंपल सी बात है कि किसी ने अपने बाप दादाओं को ऐसे ये सब करते हुए देखा है कि घर की औरतों को वो दबाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सोसाइटी के लेक्चर में काफ़ी बार, यहाँ पर औरतों को दबाने या उनकी आवाज़ को दबाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, आप उनको फिजिकली असॉल्ट कर रहे हो, आप उनको मार रहे हो, बियर की बॉटलें उनके सर पे फोड़ रहे हो, उनका दीवार सर में मार रहे हो, या उनके साथ WWE खेल रहे हो। ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि आपकी आंखें ऐसी हैं कि अगर आपकी आंखें वो देख ले घर की औरत, तो वो वहीं चुप हो जाएगी और उसको समझ में आ जाएगा कि ये गुस्से में मेरे को देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर सवाल ये उठता है कि फिर औरत क्यों नहीं कर सकती फिर ऐसा। आजकल मर्दों को फिर क्यों बुरा लगता है कि एक औरत जो है वो एलिमनी मांग रही हैं, और दिल्ली मेट्रो के अंदर इनका जो पहला जो कोच है वो रिज़र्व रहता है, औरतों के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने और कायदे कानूनों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी ज़्यादा पावर दे दी है। तो फिर उनको ये बुरा क्यों लगता है। पास्ट आप उनका देखो ना कि कितना कुछ उन्होंने सहन कर रखा है। मर्दों की तो हल्की सी लिबर्टी छिनती है तो वो बहुत जल्दी विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। औरतों के साथ तो कितनी ज्यादती हुई है पास्ट में, आज तक होती है, वो तो कभी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती हैं। और वहां पर जहां पर वो अपने राइट्स के बारे में बात करने लग जाएं, तो समाज के जो नीच मर्द होते हैं वो कहते हैं ये तो है ही ऐसी, ये तो फंसा देगी, ये तो पॉस्को एक्ट लगवा देगी, और इसके पास तो ये राइट्स हैं, कल को छेड़ाछाड़ी का इसने आरोप लगा दिया तो पुलिस इसी की बात सुनेगी। आई नो दिस इज एक्सेप्टेबल थिंग, कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होता है, बहुत बदमाश लड़कियां भी होती हैं समाज के अंदर, ठीक है, जो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक औरत की छवि को समझने की कोशिश करो, तो आपको ये देखने को मिलेगा उनको कितना ज़्यादा दबाया गया है। ये जो हल्के फुल्के जो राइट्स उनको मिल रहे हैं, ये इसलिए मिल रहे हैं ताकि जो जेंडर इम्बैलेंस है हमारे समाज के अंदर ये मिट सके। ये जो तराजू जिसकी एक साइड ऊपर ऊपर है, दूसरी साइड नीचे है, ये तराजू के जो दोनों पहलू हैं ये एक ही लेवल पर एक समान आ सकें। तो औरतों के ऊपर जो बंदिशें लगाई जाती हैं, जो कंट्रोल लगाया जाता है, अब ये वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली दो मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या दो मेजर फैक्टर से उत्पन्न होता है, आप ऐसा भी समझ सकते हो उसको, कि औरतों के ऊपर जो बंदिशें, जो कंट्रोल, जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई जाती है, उनको हर चीज़ का मना करना, घर से बाहर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तुम्हारा कोई भी दोस्त घर पे नहीं आना चाहिए, या फिर ऐसे इंटरेक्ट मत करना, इसके साथ ऐसे इंटरेक्ट मत करना। और वहीं पर घर के बेटों को ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली जाती, लेकिन औरतों को, लड़कियों को, कि बेटा आपको कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं। ये सब जो कंट्रोल है औरतों के ऊपर, ये दो मेजर एस्पेक्ट से आता है। मतलब पास्ट का आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि पास्ट में ये वाली चीज़ें ना दो फैक्टर्स की वजह से आरंभ होना, उत्पन्न होना शुरू हुई थी। ओरिजिन जो इनका ओरिजिन है वो इन दो चीज़ों के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम समझते हैं ये दो फैक्टर्स हैं क्या, जिसकी वजह से औरत के ऊपर कंट्रोल लगाया जाता है भारत के समाज के लोगों के द्वारा। एक तो देखो क्या है, औरतों के ऊपर कंट्रोल जो आता है वो इस चीज़ से आता है कि औरतों को पहले तो आप मजबूर बना दो। मजबूर बनाने का पहला जरिया क्या है, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बांटने की बात आए, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा एसेट जिसको आप मूव नहीं कर सकते हो, यहां पर बात हो रही है हाउस की, हाउस के शेयर की, घर के बंटवारे की। माँ बाप बुढ़ापे में, जैसे मतलब मान लो कि एक माँ बाप के 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 लड़के हैं, एक ही लड़की है, ये 2 मेल हैं, एक फीमेल है। तो यहां पर इनको आराम से प्रॉपर्टी मिल जाना, और वहीं पर अपनी लड़की से कहना कि तुम्हारा हस्बैंड अच्छा खासा कमा तो रहा है, तुम्हें क्या नीड है। तो फिर उसको इस परिवार ने पैदा ही क्यों करा था, क्यों उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा के रखी थी। शादी के बाद उसका हस्बैंड उसको सब कुछ देख लेता,
फिर घर वाले कौन होते हैं उसके, जब प्रॉपर्टी में आप उसको शेयर ही नहीं दे रहे हो, आपने सारी प्रॉपर्टी, मतलब मैं ये माँ बाप के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि जब सारी प्रॉपर्टी अपने दो बेटों को देनी थी और बेटी को आपने कुछ भी नहीं दिया, ये कहकर कि तुम तो शुरू से एक पराया धन थी ना, तुम्हारा तो केयर टेकर, तुम्हारा रियल जो केयर टेकर होगा वो तो हस्बैंड होगा तुम्हारा। शादी से पहले जितना तुम्हें हमें दूध दही खिलाना था, जितना तुम्हारे एजुकेशन वगैरह के ऊपर खर्चा उठाना था, वो हमने कर लिया। प्रॉपर्टी तो बेटों को मिलेगी, इसको नहीं मिला, कोई चर्चा ही नहीं चलाई मान लो किसी घर परिवार ने। तो ये वाली चीज़ होती रही है औरतों के साथ, लड़कियों के साथ आज भी। जैसे मैं आपको हमेशा तीन चीज़ बताता हूँ, अपने हिस्ट्री वगैरह के लेक्चर में भी, फाउंडेशन कोर्स में सुना होगा ये चीज़ मुझसे। भारत का भारत का आदमी, इंसान, तीन चीज़ों को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता: ज़र, ज़मीन और जोरू। ज़र मतलब गाय भैंस भेड़ बकरियां, पास्ट में इसको लेकर लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे एंशियंट टाइम में। ज़मीन, लैंड, आज भी है वो कायम, ये लैंड वाला फैक्टर। और जोरू मतलब बीवी। एक मर्द 100 औरतों से बातें कर ले, उसकी बीवी उससे सवाल जवाब करे, अरे यार समझा करो ना, मेरा तो काम होता है ना, मुझे तो डील करना पड़ता है, जाना पड़ता है, मुझे अपने यहाँ जो मैनेजर है वो एक फ़ीमेल इसलिए रखनी पड़ती है ताकि जो क्लाइंट्स हैं वो अट्रैक्ट हो, तो मेरा तो एक काम है, तुम समझती हो नहीं हो, तुम कलेश करती रहती हो इस बातों के ऊपर। वहीं पर अगर आपकी बीवी किसी से हल्का सा कोई बात कर ले फ़ोन पर, आपकी गर्लफ्रेंड अगर किसी और से बात कर रही है, किसी दोस्त ने उसको स्कूटी बाइक से छोड़ दिया, तो उससे 100 सवाल जवाब कर देना, जब तक आप उसका दिन पूरी तरीके से रौंद नहीं दोगे, बर्बाद नहीं कर दोगे कि उसके जीवन का एक दिन आपने इतनी कलेश मचाई कि उसको रुलाकर ही सुलाया आपने, तब तक वो आत्मा को सुकून कहाँ मिलेगा आपकी। तो इंसान, भारत का इंसान कभी भी, स्पेशली मर्द, तीन चीज़ें होते हुए एंशियंट टाइम से आज भी उसकी मानसिकता ये होती है बहुत सारे मर्दों की कि तीन चीज़ें किसी और की होते हुए देख नहीं सकते: जर, जमीन, चोरू। अब जर यहाँ पर गाय भैंस भेड़ बकरियाँ तो नहीं रही है, लेकिन अपने पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स कैसे कि जैसे पहले इंसान गाय भैंस भेड़ बकरियों के पीछे पागल था, अब अपनी गाड़ियों के पीछे या फिर अपनी पर्सनल एसेट्स के पीछे वो पागल रहता है कि गाड़ी पे हल्का तो किसी ने कुछ खरोच मार दी, गाड़ी को चमका रहे हैं पागलों की तरह, रोज़ सुबह उठ के बाइक साफ़ कर रहे हैं, स्कूटी साफ़ कर रहे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन की केयर करना। तो अब एक मर्द की फितरत भारत के समाज के अंदर ये वाली हो गई है। तो विमेन को शुरू से इमूवेबल प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस तो मिली नहीं है, बल्कि डिसहेरिटेंस का उसको सामना करना पड़ा है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, आगे चलकर पास होना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसको विरासत से, घर की प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना। अब बेदखल मतलब ऐसे नहीं कि नाम हटा दिया, मिली ही नहीं तो नाम हटाने की तो बहुत बात की बात है। उसके बाद इसी में पहले पॉइंट के अंदर ही दूसरा फैक्टर आता है, उनको पब्लिक स्फीयर से रिमूव करना। मतलब घर के बाहर तुम्हें नहीं निकलना है, जो भी सामान चाहिए अपने भाई को बता दो, अपने पापा को बता दो, तुम घर के बाहर मत जाया करो, सेफ नहीं होता है। और बहुत सारे तरीके के आप इसमें एग्जांपल बेसिकली यूज़ कर सकते हो कि उनको ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं देना कि ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी, पता चला एक लड़की ने पीएचडी कर ली, पीएचडी में गोल्ड मेडलिस्ट है वो, तो फिर मतलब सोचो ज़रा, लड़की काबिल बन गई है, घर वालों को फिर भी टेंशन होती है, घर वालों को फिर भी डिप्रेशन होता है भारत के समाज के अंदर कि यार हमारी लड़की इतना पढ़ लिख गई है, इसकी कैपेबिलिटी का जो हस्बैंड होगा वो हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत। और उनको पब्लिक स्फेयर से, मतलब दुनियादारी से, मतलब बिल्कुल वंचित रखना कि भाई कुछ भी ना जाने, और घर पर जो है वो वैसे ही, एक जैसे तोता एक पिंजड़े के अंदर कैद रहता है वैसे वो घर के अंदर रहें, जितना घर के अंदर रहेंगी उतना बढ़िया है, ज़्यादा उनको मतलब इन्वॉल्व नहीं करना है। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो नैरो माइंडेड जो फैमिलीज़ रहती हैं, या फिर घर पे जैसे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो इवन ये तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई कि पीएचडी वगैरह कर लेना या फिर घर के बाहर जाके एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करने देना, छोटी छोटी बातों पर भी रोक टोक होती है लड़कियों के लिए भारत के समाज के अंदर, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर, कि लड़की आराम से भाई बालकनी में खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हो यहाँ पर इतनी देर से, अंदर चलो अंदर चलो। तो ऐसे घर के जो मर्द हैं उनको इस तरीके से भी लताड़ते हैं, और उसके बाद उनको बांध देना, उनको लिमिट कर देना कि वो डोमेस्टिक स्फेयर के अंदर ही काम करें, मतलब घर के काम काज उनको आने चाहिए, और उनको रोटी बनाना आता हो, चूल्हा चौका करना आता हो, शादी से पहले आता हो, और सिखाना भी चाहिए। वरना एक कॉमन जो एक बात है जो आपने सीरियल्स और मूवीज़ में करोड़ों टाइम बचपन से लेकर अभी तक सुनी होगी
कि शादी होने के बाद तेरी सासू माँ फिर तेरे से क्या बोलेगी कि तेरी माँ ने तेरे को कुछ सिखाया नहीं, कुछ बनाना नहीं आता इसको, ये तो पड़ी रहती है, तो सोती रहती है। तो ये सब छवि जो है ये औरतों को लेकर भारत के समाज के अंदर है, जिसकी वजह से औरतों के ऊपर जो कंट्रोल है इन सारे फैक्टर्स की वजह से उत्पन्न होता है। और ये आज नहीं होता है, आज से नहीं होता है, ये एंशियंट टाइम से होता है। तो यहाँ पर औरतें जो होती है, लड़कियां जो होती है, वो सेक्लूडेड हो जाती है। सेक्लूडेड मतलब दुनियादारी में क्या चल रहा है इतनी अवेयर ही नहीं होती है वो। और आज जब कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो पुलिस मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर इतने सारे जो राइट्स आज़ादी से लेकर अभी तक ऐड होते रहे हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल राइट होता है। आपने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में मेरी ये वाली चीज़ सुनी होगी फाउंडेशन कोर्स के अंदर, कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर कि राइट टू फ्रीडम के अंदर बहुत सारे प्रकार के फ्रीडम्स आते हैं और ये ऐड होते रहते हैं हर एक साल, कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देता है ये भी एक फंडामेंटल राइट है और ये भी एक राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। अब जब औरतों को ये सारी चीज़ें मिलने लग जाती है और कानून का सपोर्ट और सहारा मिलने लग जाता है, तो फिर मर्दों की जलती है बहुत गंदी वाली। उसके बाद फार ग्रेटर कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय मैन ओवर विमेन्स सेक्सुअलिटी ऑल्सो। ठीक है, औरतों की सेक्सुअलिटी के ऊपर भी ये समाज जो है ये कंट्रोल रखता है। ठीक है, थ्रू अरेंज मैरिज, कि लव मैरिज जो है दैट इज नॉट अ प्रेफरेबल ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज इन इंडिया। तो वो ये सोचते हैं घर परिवार वाले कि हम अपनी मर्जी से ही अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। और वो अलग बात है कि बेटी फिर शादी करने के बाद उससे बेल्ट खाती रहे, पिटती रहे, जिसको जानती ना हो, उसके हस्बैंड के 100 अफेयर चल रहे हों, जिसको उसने किसी ने जाना ही नहीं, उसने मतलब उसका पास जाना ही नहीं, और क्योंकि लड़की के मम्मी पापा को वो लड़का ठीक लग रहा था तो उन्होंने शादी करवा दी। तो इस तरीके से जो विमेन की जो सेक्सुअलिटी है कि जस्ट बिकॉज वो फीमेल है तो उसको मतलब इतना बचा कर रखना कि यार ये बाहर ना चली जाए, इसके ज़्यादा दोस्त यार ना बन जाएं, ये आजकल के रंग के जो माहौल चलता है उसके अंदर रंग भंग ना जाए। तो एक तो अरेंज मैरिज होता है कि अरेंज मैरिज एक वन ऑफ द टूल होता है जिससे आप औरतों की सेक्सुअलिटी को ये जो समाज होता है ये जो कंट्रोल करता है। दूसरा, ये जैसे पहले चलता था चाइल्ड मैरिज, कि बचपन में ही शादी करवा देना कि बड़े होकर पता नहीं समाज की हवा ना लग जाए, कहीं भगभगा ना जाए, तो बचपन के अंदर ही शादी करवा देना ताकि वो बंध जाए, बालिका वधू। उसके बाद अगर लड़की ससुराल में पिट रही है, लड़की के पिताजी ने, लड़की की माता जी ने अपने चॉइस से शादी करवाई एक लड़की की जो कि एक अरेंज मैरिज कहलाएगी, और वहाँ पर जो लड़की है उसके साथ अत्याचार हो रहा है। अब वो डाइवोर्स लेने का सोच रही है, उसने ये वाली चीज़ अपने घर पर मायके पर फ़ोन करके बोली कि मुझे इस मर्द के साथ नहीं रहना है। तो एक तो उसको धकेल दिया अनजान परिवार में, अनजान व्यक्ति के साथ, जस्ट बिकॉज आपको उनकी प्रॉपर्टी, उनके घर के बाहर थार खड़ी हुई थी, स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी, उनके इतने खेत थे, उनके इतना ये था, फलाना था, तो आप अपनी बेटी को पटक आए वहाँ जाकर। और उसके बाद अब जब वो बेल्टे खाती है, रोज़ टॉर्चर हो रही है, उसका रोज़ मन करता है कि वो आत्महत्या कर ले, और जब वो चीज़ आपसे डिस्कस कर रही है तो आप ये बोल रहे हो बेटा आपको एडजस्ट करके रहना है, कैसे भी करके चीज़ें बिगड़ती हैं, बातें करना हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, आप उससे बात करो, हम आते हैं बात करने इस रविवार को, इस शनिवार को हम बैठ के बातचीत करवाएंगे। लेकिन फिर से उसके साथ वो हो रहा है बातचीत करने के बाद, तो फिर मायके वाले फाइनली ये बोलते हैं कि बेटा हमारे खानदान में डाइवोर्स तो नहीं होते, अब तुम चाहे अच्छे से रहो चाहे बुरे तरीके से रहो, लेकिन अब तुम्हें वहीं रहना है मरते दम तक। तुम्हारी डोली इस घर से निकली थी और अर्थी तुम्हारी अब उसी घर से निकलनी है। तो डाइवोर्स के ऊपर भी प्रोविजन होता है। एंड स्ट्रिक्ट मोनोगैमी फॉर विमेन। मोनोगैमी का मतलब ये होता है कि समाज के अंदर ये देखा जाता है कि एक औरत जो है वो एक ही मर्द को अपना पार्टनर लेकर चले। मोनोगैमी का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। ये सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों रिवाइज करते जाना, जैसे हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लाइक पैट्रीनिलियन सोसाइटी, मैट्रिलियन सोसाइटी, और मोनोगैमी, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, ये सब आप अच्छे से इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए ताकि आप ये जो राइट टर्म है राइट जगह पर यूज़ कर सको। तो मोनोगैमी क्या है?
मोनोगेमी एक प्रकार से एक कमिटमेंट है। मोनोगेमी एक प्रकार की एक कमिटमेंट होती है जहां पर यू मेक कमिटमेंट टू हैव एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप, टू हैव एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप, और एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप नहीं बोलना चाहिए हमें यहां पर, आपका इकलौता और एक ही जो रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप जो होगा, पार्टनरशिप तो क्योंकि बिजनेस टर्म होती है, वो एक ही पार्टनर के साथ होगा। और ये चीज सोसाइटी में क्यों अच्छी समझी जाती है, और अच्छी समझी जाती है सिर्फ औरतों के लिए। ये चीज क्योंकि बिकॉज डिनोट करता है मोनोगेमी लॉयल्टी को, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को, कि मर्द तो भाई मुंह मार लेगा बाहर 100 जगह पर, लेकिन एक औरत को जिससे उसकी शादी हो चुकी है एक मर्द के साथ, तो उसको उसी की बनकर रहना है, उसी के लिए मांग भरनी है, चाहे भले वो रोज पिटे, अत्याचार सहे, या अपने हस्बैंड के जो बाहर जो अफेयर चल रहे हैं उसके बारे में उसको पता लगे, लेकिन उसको चुप्पी साध के रहना है, बिकॉज ये उसकी लॉयल्टी को शो करेगा, उसकी सिक्योरिटी को शो करेगा। ठीक है, और ये चीज़ शो करती है कि अगर आप एक ही पार्टनर रखते हो, मतलब वैसे ही टर्म मर्द और औरत दोनों के लिए यूज़ करी जा सकती है, ऐसा मत सोचना इसको कि हम ये सिर्फ औरतों के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। औरतों के कॉन्टेक्स्ट में मैं एग्जांपल यूज़ करती हूँ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर हम औरतों की मोनोगेमी की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट मोनोगेमी फॉर विमेन, इसलिए मैं आपको औरतों के एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। मोनोगेमी मतलब मोनोगेमी एक वैसे अच्छी चीज़ भी है कि आपका एक ही पार्टनर है, ऑब्वियस सी बात है आपके बहुत सारे पार्टनर नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक ऐसी कमिटमेंट है, मतलब ये मर्द की साइड से भी हो सकती है, औरत की साइड से भी हो सकती है, और अगर ऑब्वियस सी बात है कि दो लोग एक दूसरे को अपना एक ही पार्टनर मानकर चल रहे, तो ये उनकी कमिटमेंट है कि उनका जो इकलौता जो रिलेशनशिप है जन्मों जन्मों का जो साथ है वो एक ही पार्टनर के साथ है। तो दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं। ठीक है, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि मेरे पास एक परमानेंट सपोर्ट है, और डीप इमोशनल बॉन्ड को भी ये शो करता है कि मेरे पास लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो कि मेरा जिगर का टुकड़ा है। वो आपके डीप इमोशनल बॉन्ड को भी शो करता है। अब इसी के विपरीत एक टर्म यूज होता है, इसी के अगेंस्ट, मोनोगेमी के अगेंस्ट एक टर्म यूज होता है, दैट इज पॉलीगैमी। तो जो आपने मोनोगैमी में सीखा सब कुछ उसका अपोजिट कर दो यहां पर। मोनोगैमी में क्या था, कमिटमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप की एक ही पार्टनर होगा आपका। पॉलीगैमी में अंडर द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी you can have multiple spouses, you can have multiple spouses और मल्टीपल पार्टनर्स। अच्छा, इस चीज को अच्छी या बुरे पर्सपेक्टिव से मत देखना, एकदम से ऐसे जज नहीं करा जाता है इसको कि आप ये सोचो अच्छा यार एक मर्द के बहुत सारी बीवियां हैं, और ऐसा भी होता है बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर कि एक औरत के बहुत सारे मर्द हैं, और ये चीज़ कोई आज की नहीं है। मैं आपको इसके एंशिएंट एग्जांपल दे देता हूँ हिंदुज़म से। माता पार्वती, माता सीता एक ही की होकर रही, माता पार्वती भगवान शिव की, माता सीता भगवान श्री राम की। तो ये क्या है, मोनोगेमी। वहीं पर द्रौपदी 5 पांडवों की एक बीवी, ये प्रैक्टिस क्या कहलाएगी, पॉलीगेमी। तो क्या आप द्रौपदी को क्या अपवित्र लेडी कहोगे, नहीं। तो यहां पर मैं यही बोल रहा हूं कि आपको इसको जज नहीं करना होता। ये बहुत मतलब सोसाइटी की प्रैक्टिस को डिनोट करता है, ये बहुत सारे परंपराओं ट्रेडिशन का पार्ट होता है कि उनके यहाँ ऐसे ही होता है उस सोसाइटी के अंदर। आज भी ये फॉलो होता है, जैसे चलो एक मर्द की बहुत सारी बीवियाँ हों, ये चीज़ कोई नई आपको सुनने को मिलती नहीं है,
हो सकता है क्योंकि आप ये जैसे पुराने ज़माने की कहानियाँ वगैरह पढ़ते रहते हो कि एक राजा था, उसकी 100 रानियाँ थी, तो ये तो चीज़ आपने बचपन से सुनी है। हाँ, आज के समय में अगर आप ये देखो किसी को कि एक इंसान है वो अपनी शादी के स्टेज पर बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड में एक बीवी, राइट साइड में एक बीवी, पीछे भी एक बीवी खड़ी हुई है और आगे भी एक बीवी बैठी हुई है ना। तो ये तो माहौल ही बांध देगा, वैसे तो एक एनवायरनमेंट ही अलग कर देगा, हवा की खुशबू का रुख ही बदल जाएगा। लेकिन ये चीज़ बहुत विचित्र होगी आज के ज़माने में। लेकिन उससे भी ज़्यादा विचित्र चीज़ होती है कुछ कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर, भारत की ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर ये भी चलता है कि जैसे हमें लिखा हुआ है ना कि मल्टीपल स्पाउसेस और पार्टनर्स, तो मैंने आपको बताया था स्पाउस तो एक कॉमन वर्ड होता है। जैसे अगर एक हस्बैंड है तो उसके लिए उसकी वाइफ जो है वो उसकी स्पाउस हुई, और अगर एक वाइफ है तो उसका हस्बैंड उसका स्पाउस हुआ। तो यहाँ पर एक कुछ कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर ये पॉलीगैमी की ऐसी भी प्रैक्टिस चलती है कि जहाँ पर एक औरत, एक स्त्री जो है उसके 3 4 5 8 10 12 हस्बैंड भी हो सकते हैं। ऐसा होता है भारत के बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर भी होता है, ये आज भी होता है। तो उनकी वो ट्रेडिशन है, उनकी वो प्रैक्टिस है। आपको उसको ऐसे जज नहीं करना कि यार वो तो एक औरत जो है वो तो एक प्लेन टॉय बन चुकी है, वो आपको गलत लग रहा है कि, लेकिन उनकी समाज के अंदर ये वाली चीज़ चलती चली आई है परंपरागत रूप से। आप इसको मतलब ऐसे एक तरीके से, अगर औरत खुश नहीं है तो आप गलत बोल सकते हो, लेकिन सबकी सहमति से और प्लस पार्टनर्स की सहमति से अगर ये वाली चीज़, ये वाली परंपरा अगर हो रही है तो वो एक ट्रेडिशन का पार्ट है। आप अगर इसको सही और गलत बोल रहे हो तो आप यहाँ पर सिर्फ एक जज कर रहे हो उसको। तो पॉलीगैमी इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मल्टीपल स्पाउसेस और पार्टनर्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। ऐसा नहीं कि कोई एक टपक गया, एक भगवान को प्यारा हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया तो उसके बाद शादी हो रही है। यहाँ पर हम विडो रीमैरिज की, विधवाओं की शादी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम मेल विडो या फीमेल विडो की शादी की बात नहीं कर रहे कि उसकी पहले वाली बीवी, पहले वाला मर्द टपक गया था, अब उसकी शादी हो रही है फिर से। यहाँ पर एक साथ बहुत सारी, एक मर्द की बीवी हैं और एक साथ एक औरत के बहुत सारे हस्बैंड हैं। अच्छा, जो लोग ये पॉलीगैमी को फॉलो करते हैं ना, वो पता है इसका रीज़न क्या देते हैं। अब जैसे शहरों वहरों के अंदर तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं, ये आज के समय में पहले देखने को मिलती थी। पहले तो राजा महाराजा वगैरह जो है वो शादी करते थे, लेकिन फिर भी पास्ट में आपने ये नहीं देखा होगा कि एक रानी के बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे हस्बैंड हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है हिस्ट्री के अंदर फेमस पर्सनैलिटीज़ के। ज़्यादातर ये वाली चीज़ कि एक औरत के बहुत सारे हस्बैंड हैं। जैसे अगर आप बहुत पुराने उसमें जाओगे, एक रिलीजियस टेक्स्ट में जाओगे तो आपको द्रौपदी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा, बाकी ट्राइबल सोसाइटीज़ का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो वो रीज़न क्या देते हैं इस चीज़ का, पॉलीगैमी का, वो ये कहते हैं कि दिस हैज़ कल्चरल बेनिफिट्स, फ़ायदे हैं इसके। क्या फ़ायदे हैं? वो ये कहते हैं कि इससे जो वर्कलोड होता है, वर्कलोड जो होता है वो शेयर हो जाता है, और इससे अगर एक औरत के पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे वर्कलोड शेयर हो गया, मतलब मान लो कि यार कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, आप मेरा एग्जांपल ले लो कि मैं हूं और मेरी 15-20 बीवियां हैं। वर्कलोड कैसे कम होगा कि यार मैं क्लास लेकर उठा, ठीक है, तब तक मैं उसको बोल कर चला गया लैपटॉप ऑन कर देना, ये वाली पीपीटी खोल देना, ये वाली बुक खोल कर रख दो। मैं फिर उसके बाद बाहर जाऊंगा, मेरी स्कूटी साफ़ कर देना, खाना बना देना, तब तक जब लेक्चर लेने बैठूंगा तो एक चाय कॉफ़ी का कप रख देना। तो ये वर्कलोड कमी तो हो रहा है, शेयर ही तो हो रहा है। ये कितनी अच्छी चीज़ है। और औरतों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट इज सेड दैट दे गेट सिक्योरिटी, दे गेट सिक्योरिटी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। ये तो बेनिफिट्स की बात हो गई। बगल में यहीं पर लिख देता हूँ मैं इसके, एक पॉइंट और है, चैलेंजेस भी हैं इसके साथ कुछ कुछ। चैलेंजेस ये हैं, अब जैसे मैंने फ्लो में कह तो दिया कि मान लो कि मेरी 15-20 बीवियां, अब ये मैंने तो मतलब मैंने बोला और मेरा मानना एक अलग चीज़ है, लेकिन उन 15-20 लेडीज़ को स्वीकार है क्या वो आपस में बहनों बहनों की तरह रहेंगी? पता चला मैं कमरे के बाहर गया लेक्चर लेकर, वहाँ लाशें बिछी हुई हैं 10-15 की, आपस में भिड़ गई। मैं कॉफ़ी बनाऊंगी,
उन्होंने ये चीज़ मुझसे बोली थी, मैं करूँगी, दीपांग जी सिर्फ मेरे हैं। तो वैसे अच्छा तो लगेगा मुझे कि मेरे लिए कोई लड़ रहा है, ऐसे कैट फाइट हो रही है, लेकिन फिर भी दिस हैज़ वेरी सीरियस चैलेंजेस लाइक जेलेसी। रिसोर्स स्ट्रेन, रिसोर्सेज की कमी, रिसोर्सेज का अभाव। अब यार मान लो कि मेरी सारी बीवियाँ बहुत खर्चीली हुई, सब कह रही हैं कि हमें इस चीज़ की मेकअप किट चाहिए, ऐसा चाहिए, आज हमें यहाँ डिनर करने ले चलो, वहाँ डिनर करने ले चलो। तो मेरा तो पता चला दिवालिया निकल गया कि यार आमदनी 98, खर्चा रुपया, कमा रहे हैं 50,000 और जितना ये डिमांड कर रही हैं खर्चा हो रहा है 1 लाख का। तो फिर मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि नहीं यार, ये चीज़ सोच विचार के लिए ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बीवियाँ रखना खर्चीलापन भी हो सकता है। और उसके अलावा लास्ट चीज़ है सोशल स्टिग्मा। समाज मुझे किस नज़रों से देखेगा, ये भी बहुत मैटर करता है। और उन लड़कियों को, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि 15-20 बीवियाँ मेरी, तो उन लड़कियों के परिवार भी तो होंगे, फिर उनकी बहनें उनको कैसे भड़काया करेंगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम उसके साथ रह रही हो, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, और भी बहुत लोगों में वो बट रखा है, सारी लड़कियों के बापों ने मेरे को गोली मार दी, सारी आपस में भिड़ पड़ी, समाज के लोग जो हैं वो गलत नज़रिए से इसको देख रहे हैं। मैं सोसाइटी में जाके मान लो मिठाई बांट रहा हूँ कि मेरा बेटा हुआ है, मेरी बेटी हुई है, सोसाइटी के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कौन सी वाली से हुआ है ये। तो ये एक सोशल स्टिग्मा वाली चीज़ भी, मतलब ये अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि हम इसको फ़नी वे में इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल चलो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ एक फ़नी वे में, लेकिन ये चीज़ तो रियलिटी है ना, ये कोई चीज़ बनावटी थोड़ी ना हम बता रहे। अब जैसे जहाँ पर ये प्रैक्टिस होती है, तो आप चाहे ट्राइबल की बात करो चाहे उसकी बात करो, तो ट्राइबल लोगों में क्या इमोशंस नहीं होते क्या? मतलब ट्राइबल कोई एक लेडी है जो कि जंगलों में रह रही है, चलो उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो लोग झिंगा लाला हू करते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन जेलेसी तो एक पहचान है ना, एक फितरत है ना इंसान की। अब यहां पर हमने सिर्फ फीमेल जेलेसी की बात इसलिए करी क्योंकि एग्जाम्पल यहां पर मेरा चल रहा था। अब यहां पर कोई मान लो कि मेरी बीवी और वो ये मुझे बोले कि मुझे एक और शादी करनी है, मुझे एक और हस्बैंड चाहिए, तो फिर तो मुझे उसको शमशान घाट पहुंचाने का मन करेगा ना, फिर तो मुझे कबीर सिंह बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं ये कॉमन है, मतलब आपको यहाँ पर इसको जेंडर न्यूट्रल होकर समझना है, और ये चीज़ पहचान है। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ट्राइबल सोसाइटीज़ में ये चीज़ आजकल फॉलो होती है, सिर्फ आज तक, आज मतलब आज के ज़माने में सिर्फ ट्राइबल सोसाइटीज़ में ये चीज़ देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जेलिसी का फैक्टर है, रिसोर्सेज का अभाव है। आप सबकी पूर्ति कैसे करोगे? ट्राइबल लोग जैसे कुछ गैदर करके लेकर आए, एक एक ट्राइबल जो मर्द है उसकी 5 बीवियाँ हैं, वो जंगल से कुछ लेने गया, उसको 4 ही सेब मिल पाए। अब वो कह रहा है सब लोग डिवाइड करके खा लेते हैं, 5वीं वाली का मुंह सड़ रखा है, नहीं मुझे तो पूरा ही चाहिए, मैं तो पूरा ही एप्पल खाऊंगी। तो चलता होगा ये सब उनमें भी, मतलब ये सब एटीट्यूड और ये नखरेबाजी, ये गुस्सा होना, ये इंसान की फितरत होती है और सोशल स्टिग्मास के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट का क्या मानना है इन दोनों को लेकर, पॉलीगैमी और मोनोगैमी को लेकर? सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, चाहे आप बात यहाँ पर पॉलीगैमी की कर लो या फिर आप बात कर लो यहाँ पर मोनोगैमी की, सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि बोथ स्ट्रक्चर्स कैन ऑफर हैप्पीनेस, खुशी दोनों से आ सकती है, आएगी ऐसा जरूरी नहीं है, खुशी दोनों से आ सकती है। लेकिन मोनोगैमी सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये आपके पार्टनर के ऊपर आपको
एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं। आप सिर्फ एक के ही हो और सामने वाला पर्सन सिर्फ आपका है। जबकि पॉलीगैमी में दिक्कत ही है, सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि यहां पर सोशल नेटवर्क आपका हद से ज्यादा बड़ा बन जाता है। अब ये चीज मान लो अगर शहरों में अलाउड अगर होने लगे, दिखने लगे हमें, तो एक इंसान तो फिर काम धंधा तो अपना कर ही नहीं सकता। 20-30 बीवियां तो बहुत ज्यादा हो गई। मेरी 5 भी बीवियां हो, अगर मैं लेक्चर लेना अफोर्ड कैसे कर पाऊंगा? कभी घर पे साले साहब आ रहे हैं, कभी किसी बीवी के घर से कोई आ रहा है, कभी किसी बीवी के घर में कुछ हो गया तो उसको लेकर वहां पर जाना पड़ा। अब जरूरी थोड़ी ना कि 5 की 5 बीवियां इसी गली से ले आऊंगा मैं। भारत के अलग अलग कोने से हो सकती है, दुनिया के अलग अलग कोने से हो सकती है। तो यहां पर सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा बड़ा, चलो सोशल नेटवर्क बड़ा हो गया, अच्छी बात भी है कि सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, कि लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ पंगेबाजी होगी तो 5 ससुराल के लोगों का सपोर्ट है, अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं सारे लोग एज अ दामाद। लेकिन यहां पर ये जो ब्रॉड सोशल नेटवर्क है कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाता है, सोशोलॉजिस्टों का कहना है। और ये तो हम रिलेट कर ही सकते हैं, तो कॉमन सेंस ही बात है कि आप इतने सारे रिश्तों को कैसे संभालोगे कि किसी बहन की शादी है, मान लो किसी बीवी की बहन की शादी है। अब मेरी सारी बीवियों की डिमांड्स आ गई कि हम सबको नया लहंगा चाहिए, सूट चाहिए, नायका की लिपस्टिक चाहिए, शुगर का एकोलिक काजल चाहिए। तो इसके लिए तो फिर मुझे एक ही काम धंधा करना पड़ेगा, डकैती, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना और शाम को बाइक लेकर चेन स्नैचिंग पर निकलना। तो पॉलीगैमी जो है इट अलाउज फॉर ब्रॉडर सोशल नेटवर्क एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और यहां पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हाईली डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाईली डिपेंडेंट कैसे? जैसे यहां पर एक मेल है, एक मर्द है और 5 उसकी बीवी हैं, तो ये पांचों इसी के ऊपर अगर डिपेंडेंसी शो करने लग जाएं, ये तो बेचारा आम की गुठली हो जाएगा कि आज ये डिमांड, आज वो डिमांड। अब डिमांड मतलब ऐसी नहीं कि बहुत हाईवे डिमांड हो रही है, लेकिन नॉर्मल चीजों के लिए भी सब कुछ इसे ही करना है। और वाइसी वर्सा भी हो सकता है कि जैसे एक बीवी हो उसके 5 मर्द हो। तो ये है एक कोर डिफरेंस बिटवीन मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। उसके अलावा ये बोला जाता है कि स्ट्रिक्ट मोनोगैमी फॉर विमेन, कि औरतों के ऊपर कंट्रोल और कहां से आता है? इन सब चीज़ों की वजह से, इन सारे कंट्रोल के आने की वजह से हुआ क्या, समाज ने औरतों को सिर्फ यहां तक नहीं धकेला, और भी धकेला। इट लेड टू प्रैक्टिस ऑफ सती, बैन ऑन इट, मतलब सती प्रैक्टिस होती थी, बैन की बात तो मैं अभी बात में करता हूं। और विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी, विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी। सती प्रथा होना, जैसे सती प्रथा, आई होप आप जानते होंगे कि एक जो लेडी है उसको अपने हस्बैंड के बर्निंग पायर पर, डेड बॉडी पर जिंदा बिठा दिया जाता था। और विधवाओं की जो शादी थी वो इतनी आसानी से हो नहीं पाती थी। और इवन यहाँ पर लिखा भी हुआ है विडो रीमैरिज इंक्लूडिंग चाइल्ड या फिर इन्फेंट विडोज, छोटी आयु में शादी हो गई, 5-6 साल में, 3 साल में शादी करवा दी। ऐसा भी होता था वाकई के 3 साल में, 1 साल में भी होती थी शादी पुराने ज़माने के अंदर। ये जो चाइल्ड मैरिज है ये बहुत पुरानी परंपरा है, और ये इसका बहुत एक जो लेवल है, जो ज़ाती है वो बहुत ज़्यादा है, कि मतलब 1-1 साल की लड़की जो हुई है तो मतलब शादी करवाती। 15 साल की लड़की की शादी हो रही है 45 साल के आदमी से, 25 साल, ये 25 साल का गैप है, 30 साल का गैप है, एक बुढ़े से उसकी शादी हो रही है। तो नेचुरल रूप से बुढ़ा पहले टपकेगा क्योंकि उसकी आयु बढ़ी है, वो बनेगी विधवा। लेकिन उसकी वो तो अब बड़ी हुई है, तो उसको तो पता भी नहीं कि वो जब तक 15 साल की हुई, बुद्धि आई उसके अंदर कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे को समाज के लोग क्यों बोलते हैं कि हेड शेव करके रहा करो, सफ़ेद साड़ी पहनो, तुम लिपस्टिक नहीं लगा सकती, तुम कलरफुल चीज़ें नहीं पहन सकती, किसी शुभ ओकेशन में मुझे बुलाया क्यों नहीं जाता है।
जो औरतें बच जाती थी उनके साथ समाज बदसलूकी करता था, और जो नहीं बच पाती थी तो वो सती प्रथा का शिकार बन जाती थी। लेकिन इसकी वजह से समाज के कुछ लोगों को दिक्कत हुई, उनके उनको इस चीज़ से बहुत दिक्कत थी, उनके सीने में आग लगी इन सब चीज़ों को देखकर, एंड उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करा, औरतों के लिए आवाज़ उठाई। जैसे राजा राम मोहन रॉय, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ स्पेशली आवाज़ उठाई थी, विडो री मैरिज की भी उन्होंने बात करी थी, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने पर्टिकुलरली विडो री मैरिज को अलाउ करवाया था ब्रिटिश रूल के अंडर, और सती प्रथा को बैन करवाया था राजा राम मोहन रॉय जी ने। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बैन लगा। तो दीज वर इन्फोर्स मोस्ट स्ट्रिक्टली बाय अपर कास्ट, मतलब जो हम यहाँ पर शुरू में पढ़ रहे थे ना कि ये जो सबऑर्डिनेशन होता है औरतों का, ये ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन थी ना, ये देखो, हायर द कास्ट ग्रेटर वर द कंस्ट्रेंट्स ऑन वुमेन। जितनी हाई कास्ट होगी उतनी ज़्यादा बंदिशें होती हैं औरतों के ऊपर। मैंने आपको कहा था मैं इसको जस्टिफाई आपको करके दूंगा, तो आप समझ ही गए हो कि हायर कास्ट के अंदर ये सारा ग्रेटर कंस्ट्रेंट्स क्यों होता है औरतों के ऊपर, बिकॉज प्योरिटी का फैक्टर अपर कास्ट के लोगों के मन में, अपर कास्ट के लोगों के जहन में ज़्यादा रहता है कि वेजिटेरियनिज्म हमें फॉलो करना है, टी टोटलिज्म हमें फॉलो करना है, और औरतों के ऊपर टाइट कंस्ट्रेंट्स हमें लगाने हैं, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगानी है। तो ये सब चीज़ें इन्फोर्स करी जाती थी मोस्ट स्ट्रिक्टली, ज़्यादा स्ट्रिक्टली बाय अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, ताकि वो अपने रिचुअल प्योरिटी को मेंटेन कर सकें, बायोलॉजिकल प्योरिटी को मेंटेन कर सकें। अब ये देखो ये जो वर्ड है ना बायोलॉजिकल प्योरिटी, इसी का मतलब है जो मैं आपको बोल रहा था ना, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, कि शूद्र लड़के की शादी ब्राह्मण लड़की या क्षत्रिय लड़की से होना इम्प्योर समझा जाएगा, क्योंकि आगे वाले जो बच्चे होंगे ऐसा समझ जाएगा उनके अंदर जो ब्लड है वो इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर एक ब्राह्मण लड़का है और एक ब्राह्मण या क्षत्रिय लड़का है और शूद्र लड़की है, तो उनकी शादी के बाद जो बच्चे होंगे, क्योंकि वो लड़की की साइड से सब कुछ सारी परंपरा कैरी फॉरवर्ड होंगी, तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल माने जाएंगे। कुछ लोग उनको भी मतलब ये कहेंगे कि दो अलग अलग कास्ट के, जो अपर कास्ट लोअर कास्ट के जो बच्चे हो रहे हैं उनके संगम से हो रहे हैं पार्टनर के, तो वो भी एक इम्प्योर ब्लड की निशानी है। तो यहाँ पर ये बायोलॉजिकल प्योरिटी की बात मतलब ब्लड के साथ रिलेट करी जाती है। फिर कास्ट सुप्रीमेसी को अपनी मेंटेन करने के लिए और इकोनॉमिक पावर को अपनी मेंटेन करने के लिए, कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो मैक्सिमम अपनी लड़कियों की शादी क्षत्रिय कास्ट में कर दें, अगर हम क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मणों में कर रहे हैं। तो ये जो हमारा वर्चस्व है समाज के अंदर, ये जो हमारी ताकत है, आर्थिक पावर जो है, हमारी आर्थिक ताकत है, यानी कि पैसों की जो हमारी पकड़ है वो बरकरार रहेगी। तो लोअर कास्ट के जो ग्रुप्स हैं, अटेम्प्टिंग टू अचीव अपवर्ड स्टेटस मोबिलिटी, ठीक है, उन्होंने कोशिश करी कि वो भी लैडर में, सामाजिक लैडर में, सोशल लैडर में आगे बढ़े, अपनी इकोनॉमिक पावर को इम्प्रूव करें। लेकिन ऐसा इतना आसानी से उनके साथ हो नहीं पाया, बिकॉज अपर कास्ट के लोगों के द्वारा जो नॉर्म्स उत्पन्न करे गए सोसाइटी के अंदर, वो औरतों की फ्रीडम के ऊपर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स लगाते रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का उनको सामना करना पड़ा है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।